जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 2 और कल का लेक्चर आपको पता है बेसिकली ओरिएंटेशन के ऊपर था। उसमें हमने काम की बात तो कोई नहीं की, ऐसे ही है? नहीं भाई, काम की बात की थी, आपके साथ प्लानिंग शेयर की थी आपके साथ, ऐसे ना करे काम की बात नहीं की थी काम की बात। हमने टेक्निकल कंसेप्ट्स को ही नहीं डिस्कस किया था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में से। आज हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेक्निकल कंसेप्ट्स को। आपको याद होगा, आपको मैंने रीडिंग असाइनमेंट दी थी और मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग रीडिंग असाइनमेंट करके आए होंगे। नहीं भी करके आए मसला कोई नहीं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। रीडिंग असाइनमेंट देने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि आप थोड़ा वार्म अप हो जाएं, रिफ़्रेश हो जाएं, आपके लिए लेक्चर समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। जिस तरह कैफ लेवल पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड करते हैं, फिर इसके बाद आगे एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी टॉपिक शुरू कर लें उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। तो पहले हम उन टर्म्स के साथ फेमिलियर होते हैं, फिर उसके बाद उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड को, टॉपिक को पढ़ते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो CFAP पे भी हम इसी तरह अपनी अप्रोच रखेंगे कि पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जब बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे फिर उसको आगे लेके चलेंगे। इसीलिए मैंने आपको जो कल प्लान दिया था, अगर आपने घर जाके पढ़ा हो तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि हमारे सिलेबस में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए थे, लेकिन एक चीज़ एंड पे लिखी थी कि हो सकता है हम जो तरतीब पढ़ें क्लास में वो डिफरेंट हो और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की तरतीब है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो आज वैसे हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं ISA 200 जो कि रिलेट करता है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल से। ठीक है, और अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स भी आप देखें तो उसमें सबसे पहला नंबर ISA 200 का आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद लाजमी नहीं कि तरतीब यही रहे, तरतीब चेंज हो सकती है। वो मेरी जजमेंट होगी, मैंने किस वक्त कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ाना है आपको, आपने सिर्फ उसको पढ़ते जाना जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, कल मैंने आपको एक बात की थी, अगर ICAP हम स्टैंडर्ड लेने के लिए जाएं तो वो हमें 4 बुक्स देगा। जो वॉल्यूम 1 है उसमें क्या होता है भला? ऑडिट। और वॉल्यूम 2 में रिव्यू और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। शाबाश, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 यानी ऑडिट। ठीक है, और उसमें हमारा पहला स्टैंडर्ड है ISA 200। देखिए, कैफ लेवल पे आपको याद होगा कि जब हम आपको कंसेप्ट्स पढ़ाया करते थे तो याद करवाने के लिए क्या करते थे, अच्छा उस चैप्टर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, उस चैप्टर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, तो आपको चैप्टर भी याद थे कि अच्छा चैप्टर 1 में ये डिस्कस हुआ है, चैप्टर 6 में ये हुआ है, चैप्टर 10 में ये हुआ है। उसी तरह अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा ना, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नंबर बोलता जाऊंगा, नंबर, नाम नहीं नंबर, और बताता जाऊंगा कि इस स्टैंडर्ड में क्या चीज़ डिस्कस हुई है। आपके लिए नाम याद करना लाजमी नहीं है स्टैंडर्ड का, उसका नंबर याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो स्टैंडर्ड बताया जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस हुए हैं वो कौन सा है? वो है ISA 200। तो आज हम जो लेक्चर 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? ISA 200। ISA से क्या बनता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, और ये जो 200 है बेसिकली कोडिंग है। कोडिंग है जिस तरह आप किसी क्लाइंट में जाएं, किसी दूसरे शहर, वहाँ पे किसी होटल में स्टे करें, आपको रूम मिलता है, रूम नंबर 203। क्या इसका ये मतलब होता है उस होटल में 203 कमरे हैं? नहीं, ये कोडिंग होती है। 2 का मतलब होता है सेकंड फ्लोर और 03 का मतलब होता है रूम नंबर 3। आपका रूम है सेकंड फ्लोर में नंबर 3। तो स्टैंडर्ड में जहाँ पे नंबरिंग हुई है इसमें अकाउंटिंग के डिफरेंट होते हैं, IFRS 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है अकाउंटिंग। ऑडिट में इस तरह नहीं, ऑडिट में 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। क्या इसका ये मतलब है कि 700 स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट में? नहीं, ये कोडिंग है। ठीक है, जो पहला डिजिट होता है ये नॉर्मली फेज ऑफ ऑडिट को शो कर रहा होता है। ठीक है, 200 का मतलब है बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें बेसिक रूल्स डिस्कस होंगे।
300 की सीरीज क्या बताती है हमें? रिस्क असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट। 400, 500, 600 की सीरीज बताती है फेज ऑफ एविडेंस कलेक्शन है। 700 की सीरीज बताती है रिपोर्टिंग फेज के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये इनकोडिंग है इस तरीके से स्टैंडर्ड्स की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट जिनका स्टैंडर्ड क्या है? ISA 200। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको याद होगा हमने जब कैफ लेवल पे स्टडी किया था तो एक कंसेप्ट होता था एश्योरेंस एंगेजमेंट। हम कहते थे एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट। याद है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसमें सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हुआ करता था? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, वो तो एग्जाम्पल थी। सब्जेक्ट मैटर का मतलब था वो इंफॉर्मेशन जिसको हमें वेरीफाई करना है, वो होता था सब्जेक्ट मैटर। कैफ लेवल पे उसकी एग्जाम्पल सिर्फ एक होती थी, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन सीफैप लेवल पे सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कल हमने बताया, वो कोई ना कोई मैनेजमेंट की असर्शन भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। भाई क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब जिसमें अमाउंट्स वगैरह हों, फाइनेंशियल अमाउंट्स वगैरह हों, फिगर्स हों। अगर वो पास से रिलेटेड है तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल, फ्यूचर से रिलेटेड है तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फ्यूचर की होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बताइए, अगर आप बजट बनाएंगे किसी कंपनी का तो क्या कहेंगे? क्या बनाया आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई? नहीं, आप कहेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर पिछले 3 महीनों की क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंसिव टर्म है। जो प्रीवियस पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अभी भी चूंकि हम ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर हम क्या लेके चलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही। लेकिन ज़हन में रखिएगा, आगे चल के सब्जेक्ट मैटर में कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उसे 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन आपको पता है बहुत सी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट में जो सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो 2 तरह से होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो होंगी जनरल पर्पस या होंगी स्पेशल पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो होंगी जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है? जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं, बहुत से यूजर्स के लिए, जो बहुत से यूजर के लिए रेलिवेंट होती हैं। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हैं? जो कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं। स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में अगर आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भिजवानी है, चूंकि इन्वेस्टर्स को भिजवानी है, तो आप प्रोबेबली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे या स्पेशल पर्पस? जनरल पर्पस। ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है एफबीआर को, तो वो सिर्फ एफबीआर के लिए है, वो होंगी स्पेशल पर्पस। ठीक है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन के लिए बनती हैं? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, आम आवाम के लिए। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनती हैं? स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। वो यूजर्स कौन हो सकते हैं? जैसे टैक्स अथॉरिटीज, एफबीआर, जैसे कोई बैंक्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स मींस बैंक्स जिनसे आपने लोन वगैरह लिया हो, बैंक्स हो सकते हैं, कोई भी और स्पेसिफिक, बाज़ औक़ात कुछ डोनर हो सकते हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है स्पेसिफिक। आपने सिर्फ उसके लिए फाइनेंशियल, क्यों सिर्फ उसी के लिए क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए? मे भी उसकी स्पेसिफिक नीड हो।
ठीक है, जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स में काम किया होगा कि बाज़ औक़ात अगर कोई एक्वायरर, अगर किसी ने कोई कंपनी ख़रीदनी है किसी ग्रुप ने, तो वो कहता है दूसरी कंपनी को भाईजान आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लाएं, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अगर मैंने आज किसी कंपनी को फ़र्ज़ कीजिए एक्वायर करना है तो मुझे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होंगी कि नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। मैं उससे कहूँगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लाए, वो कहेगा सर मेरा ईयर एंड तो 4 महीने बाद है, तो मैं क्या कहूँगा अच्छा मैं 4 महीने बाद आता हूँ, मैं कहूँगा नहीं अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो किसके लिए हैं, सिर्फ मेरे लिए, एक्वायरर के लिए। ये जनरल पर्पस होंगी या स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो जनरल पर्पस, स्पेशल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, वो किसी खास बंदे के लिए बनाई, जैसे सिर्फ किसी बैंक के लिए बनाई, सिर्फ किसी बैंक के लिए बनाए, क्या मैनेजमेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, एज ऑडिटर हम उसका ऑडिट जब करेंगे हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या ये लिख देना चाहिए कि भाईजान एक होती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए, एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक यूजर के लिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर के लिए है, इस बैंक के लिए, इस बैंक के लिए। क्या मुझे ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना चाहिए एहतियातन, ताकि पता चल जाए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ इस यूजर के लिए हैं। अच्छा मैं लिखूंगा कहां पे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्या मुझे ये लिख देना चाहिए कि नहीं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं, जिनका हमने ऑडिट किया, जिनकी रिपोर्ट दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए है, ठीक है, या स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में बनाई गई, बिल्कुल लिख देना चाहिए। अच्छा कैसे लिखेंगे, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके, ठीक है। अच्छा इसकी तरफ मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आगे क्या है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम एक कंसेप्ट पढ़ते थे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैफ लेवल पे, उसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, नोट्स, ऐसे ही है। अल्टरनेट नेम यूज कर सकते हैं, ऑडिट में उसका मसला नहीं है। इनकम स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव कह दे, कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस अकाउंट कह दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 5 होती थी और यही 5 चलती थी। सीफे पे कहते हैं नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट करते हैं हो सकता है कंप्लीट सेट हो सकता है, जैसे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन कहता है लाजमी नहीं। बाज़ औक़ात क्लाइंट हमें आके कहता है भाईजान आप सिर्फ हमारी इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट कर दें, आप सिर्फ हमारी बैलेंस शीट को ऑडिट कर दें, आप सिर्फ हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दें। बताइए अगर क्लाइंट हमारे पास आके, हम ऑडिट फर्म वाले हैं, हमारे पास आके कहे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट, या किसी एक सिंगल फाइनेंशियल, कंप्लीट सेट नहीं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दे, क्या हमें उसे नो करना चाहिए कि नहीं भाई हम करेंगे तो सारे का सारा पैकेज करेंगे, एक आधा नहीं करेंगे? नहीं, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया है, वो कहता है आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट सेट भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकती हैं। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, या सिर्फ बैलेंस शीट, या सिर्फ कैश फ्लो और जो रिलेटेड नोट्स वगैरह होंगे। इससे एक स्टेप आगे चलूं, वो कहता है ना सिर्फ ये कि आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट आपको ये कहता है आके सर मेरी सिर्फ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में भी सिर्फ डेटर्स, इसको मुझे ऑडिट करके दे दें, क्या हम सिर्फ डेटर्स का ऑडिट करके दे सकते हैं? यस। अगर फर्ज कीजिए कोई बंदा ये कहता है कि सर मुझे मैंने इनको फार्मूला दिया है, रॉयल्टी लेता हूं मैं, मुझे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई गर्ज नहीं, सारी इनकम स्टेटमेंट से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ रॉयल्टी एक्सपेंस जो इनका है उसको ऑडिट करके बता दें वो ठीक है कि नहीं? क्या हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट का ऑडिट कर सकते हैं?
क्या पॉसिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट शामिल हो? एलिमेंट से मुराद एक ही एरिया, बताइए पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट सेट भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिंगल भी हो सकती हैं। ये कंसेप्ट आगे जाके लिंक करने हैं, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एग्री करते हैं, इसको इख्तलाफ तो नहीं? आगे चलें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कभी नॉवल वगैरह पढ़े हों तो आपने देखा होगा कि जब कभी वो डाइजेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनमें कोई सीरीज़ चल रही होती है, कोई 300 किस्तों वाला नावल शुरू हुआ है, तो नॉर्मली क्या होता है, हर अगली किस्त में वो पिछला गुज़िश्ता एक साथ का खुलासा लिखा होता है। अच्छा वो काम की चीज़ होती है कि नहीं? काम की चीज़। अगर आपके पास टाइम है पिछले जाके सारी किस्तें पढ़ लें, टाइम नहीं है खुलासा पढ़ लें, कहानी ख़त्म। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक दफ़ा, सिर्फ, ज़्यादा नहीं कर, एक दफ़ा किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी? पूरी, चले 90% पढ़ी होंगी, 90%। देखिए 7, 8, 10 स्टूडेंट्स, और आपका प्रोफेशन है, हालांकि आप में से सारे स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए, जो शेयर होल्डर होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में नहीं प्रैक्टिस, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस है, वो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, उसके साथ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं। भाई जिस शेयर होल्डर के पास टाइम है, सारी पढ़ना चाहे, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ले, जिसके पास टाइम नहीं है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ले। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, जहन में रखिएगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर जिसका हमने ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट भी हो सकता है, पांचों चीज़ें। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक चीज़, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, एक एरिया, और समरी भी हो सकती है। समरी में चीज़ें एडअप होके हो रही होंगी, ठीक है। मे भी फिक्स एसेट शेड्यूल इसमें सारा ना हो समरी में, इसमें फिक्स शेड्यूल पूरा होता है, इसमें सिर्फ उन्हें एडअप करके फिगर्स बता दियो। भाई ये समझ आ रही है? इसको पिक करना है, वक्ता फ़क्ता रिवाइज करते रहना है। हो सकता है इसको अब मैं 3 हफ्ते के बाद दोबारा इस पे ऊपर आऊँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा जब मैं दोबारा आऊँ तो आपको ये पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कुछ हो सकती है। एग्रीड? इसको मैं ओके कर रहा हूँ, आगे चलें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा फिर वापस आते हैं। हमने पढ़ा था एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट्स है, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिपोर्ट। सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जनरल पर्पस हो सकती हैं, स्पेशल पर्पस हो सकती हैं, और कंप्लीट सेट हो सकती हैं, सिंगल, समरी। ये क्राइटेरिया क्या होता था? फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते थे। और कैफ लेवल पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क होता था जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। वो कौन सा होता है? शाबाश, IFRS। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि जो फ्रेमवर्क हैं, यानी जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, वो एक नहीं है, वो बहुत से फ्रेमवर्क है। वो बहुत से फ्रेमवर्क को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, और फ्रेमवर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन। फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स क्या मतलब? यहाँ तो फ्रेमवर्क ऐसा होगा कि वो बहुत से यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब कर रहा होगा। फ्रेमवर्क ऐसा होगा जो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस का मतलब बहुत से यूजर्स के लिए। और यहाँ फ्रेमवर्क ऐसा होगा जो कि स्पेशल पर्पस होगा, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। भाई ये तो वही कंसेप्ट हो गया जो यहाँ पे पढ़ा था, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। ये है इनपुट, समझ लीजिए, ये है आउटपुट। फ्रेमवर्क वो इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब करता है सारे सारे। अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए हैं, तो फ्रेमवर्क कौन सा यूज करेंगे? जनरल पर्पस। और अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं
फ्रेमवर्क कौन सा यूज करेंगे? स्पेशल पर्पस। भाई ये बात समझ आती है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए स्पेशल पर्पस, सिंपल। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल कौन सी है? स्पेसिफिक यूजर के लिए जनरल पर्पस, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। आगे चलते हैं एग्जांपल्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल, जनरल पर्पस ध्यान में रखिएगा, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बन रही है। क्या एग्जांपल है? IFRS। क्या IFRS के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होंगी या वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए? क्योंकि इसके मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो ज्यादातर यूजर उसको समझने के काबिल होंगे। IFRS हमारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, एग्रीड। एक है IFRS फॉर SM, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। ये कभी सुना है आपने? ये IFRS का सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ने कहा IFAC से, भाईजान आप लोगों ने IFRS शुरू की तो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, हम तो छोटा मोटा बिजनेस है, क्या हम भी IFRS पूरे कर? उन्होंने कहा नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट बड़ी कम्प्लेक्स है, आपके लिए हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन इशू कर देते हैं। तो IFRS फॉर SMEs सिंप्लीफाइड वर्जन है IFRS का, ठीक है। ये नॉर्मली स्मॉल साइज, मीडियम साइज, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे पार्टनरशिप वगैरह के लिए, या कुछ छोटी मोटी कंपनीज, IFRS ये भी जनरल पर्पस है। फिर है नेशनल फ्रेमवर्क। अच्छा मुझे बताइए, क्या दुनिया में हर मुल्क ने IFRS अडॉप्ट किए हैं? क्या चाइना ने IFRS अडॉप्ट किए हैं? क्या रशिया ने IFRS अडॉप्ट किया? बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका ने, इंडिया ने IFRS अडॉप्ट किया, अभी ट्रांजिशनल फेज में है, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी उन्होंने फुली IFRS को अडॉप्ट नहीं किया इंडिया ने। ये बड़ी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, इन लोगों ने IFRS अभी तक अडॉप्ट नहीं। तो इन शॉर्ट, क्या दुनिया के हर मुल्क में IFRS चलते हैं? नहीं। तो जहाँ पे IFRS नहीं चलते वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती क्या? किसके मुताबिक बनाते हैं? अपने नेशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक। जैसे USA में यूज होते हैं US GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US GAAP। अच्छा, और नोट कीजिए, उसने सिर्फ गैप नहीं कहा, US GAAP का। क्यों? क्योंकि वो उनके, हो सकता है चाइना में भी तो उनके अपने गैप होंगे, उन्होंने लिखा होगा चाइना गैप, इंडिया ने लिखा होगा इंडियन गैप, रशिया ने लिखा होगा रशियन गैप। तो इसका मतलब फ्रेमवर्क अगर IFRS के अलावा कुछ और है तो उसके साथ बताना चाहिए ये किस मुल्क का फ्रेमवर्क है, एग्रीड। तो ये है नेशनल फ्रेमवर्क, ये समझ आता है। इसके मुताबिक भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी वो उस मुल्क के सारे लोग समझ रहे होंगे, उनको पता होगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में इसी तरीके के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। इसके बाद XYZ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्स। हो सकता है कि जुरिस्डिक्शन मीन कंट्री, हो सकता है किसी कंट्री में वहाँ की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कह दे, जैसे मैं भी पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि भाईजान हमें बाकी की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ऐसी की तैसी IFRS की, भूल जाओ। तो पाकिस्तान में जो बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे वो किसके मुताबिक करेंगे? वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बैंक जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकल लॉज के मुताबिक करेंगे तो क्या ये सिर्फ एक आधे यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे कि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए? जनरल पर्पस में आ गया, समझ आती है ये बात, एग्जांपल समझ आती है। ये बाद में एग्जांपल यूज होनी है जब हम 700 सीरीज पे जाएंगे, उस वक्त मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पिक कर लें इनको। आगे चलते हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा फ्रेमवर्क है? जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स को कहे, ओ भाइयों मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, डिसाइड करना है, मुझे पता होना चाहिए मुल्क में रिजर्व के लेवल क्या हैं, तो ऐसा करो, जो आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है वो तो ये कहते हैं कि आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सिर्फ दो हिस्सों में, करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई करना है ना, लेकिन मेरी अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि मैंने अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है,
तुम ऐसा करो, हर मंथ एंड पे खसूसी मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को 2 नहीं 3 हिस्सों में क्लासीफाई करो। करंट अलहदा, मीडियम टर्म अलहदा और लॉन्ग टर्म अलहदा। 1 साल से कम अलहदा, 1 से 5 साल तक अलहदा, 5 साल से ज्यादा वाली एसेट लाइबिलिटी अलहदा। तो बताइए क्या कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भेजेंगे कि नहीं? जनरल पर्पज है, स्पेशल पर्पज? स्पेशल पर्पज। लेकिन फर्क रखना है इस रिक्वायरमेंट में और इस रिक्वायरमेंट में। ये भी स्टेट बैंक ने कहा था, ये भी स्टेट बैंक ने कहा है, लेकिन ये जनरल पर्पस में है, ये स्पेशल पर्पस में। फर्क बता सकते हैं क्यों? हाँ, ये उसने कहा था कि सारे बैंक्स ने सारी अवाम को जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके लिए फ्रेमवर्क यूज करना है। और यहाँ पे स्टेट बैंक क्या कह रहा है? रेगुलेटरी बेसिस कि सिर्फ मेरे रेगुलेटरी पर्पस के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ स्टेट बैंक को जाएंगी और किसी के लिए यूजफुल भी नहीं होगी। मैंने और आपने थोड़ी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, हमारे लिए ये है, स्टेट बैंक के लिए ये। क्लियर हो गया? एफबीआर कहने लगा मैं नहीं मानता तुम्हारे अकाउंटिंग के उसूलों को, अक्रूवल बेसिस क्या होती है, कोई चक्कर ही नहीं है। मेरे पास जब रिटर्न तुमने फाइल करनी है ना, उसके साथ मेरे टैक्स रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लगानी है। टैक्स बेसिस के मुताबिक, टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। जनरल पर्पज है, स्पेशल? करेक्ट। बैंक वालों ने कहा ठीक है, हमसे अगर लोन चाहिए ना तो हमारी मर्जी के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, हमें तुम लोगों की फिगर से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अक्रूवल डालते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, डेप्रिसिएशन ऊंच नीच करते हो, प्रॉफिट को लॉस, लॉस को प्रॉफिट में बदल, हमें उससे करते। हमें कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, पता चले कैश किधर से आया, कैश किधर गया। कैश में तो हेर फेर नहीं ना हो सकता, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में हेर फेर हो सकता है, कैश में तो नहीं हो सकता। जो कैश आया सो आया, गया सो गया। तो अगर बैंक लैंडर्स कौन, जिन्होंने लोन देना है हमें, वो ये कहते हैं कि कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ताकि पता चले कितना कैश आया गया। कैश बेसिस जनरल पर्पस है, स्पेशल? स्पेशल पर्पस, शाबाश। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बिल गेट्स ने कहा लो भाई ये जो लाहौर के इर्द गिर्द जितना भी रूरल एरिया ना, इसमें जितने भी गरीब मजदूर हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एड देंगे। एड दे दी एनजीओ ने। भाई बाद में बिल गेट्स हिसाब किताब मांगेगा कि नहीं? कहेगा जी हिसाब किताब दो हमें, ये जो यूएस एड का प्रोजेक्ट चलता है, आपका क्या ख्याल है कि ये बाद में रिपोर्टिंग नहीं होती इनको? बिल्कुल होती है। अच्छा बताइए, हम अगर जब उनको बताएंगे कि कितने पैसे उन्होंने दिए, हमने किस किस जगह पे लगाए, तो वो जो IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल बना के भेज, क्या उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि बताओ हेल्थ सेक्टर में कितना लगाया, एजुकेशन सेक्टर में कितना लगाया, इस एरिया में कितना लगाया, उस एरिया में कितना लगाया? उनकी अपना फॉर्मेट होगा। जो उन्होंने नॉर्मली हमारे साथ डोनेशन का एग्रीमेंट किया होता है ना, उसमें लिखा होता है। तो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो फॉर्मेट बनाया गया था उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके भेजें, वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है। ये भी लेंडर्स के लिए भी हो सकती हैं और डोनर्स के लिए ज़्यादातर होती हैं, डोनर्स के लिए। जी अब बताइए, जनरल पर्पस फाइनेंस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जाम्पल समझ आ गई? एग्जाम्पल्स याद रखनी है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या करता है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या करता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ फिर से। क्या मैं जब फर्ज कीजिए कोई भी स्पेशल पर एग्जाम्पल, मैं कैश बेसिस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, MCB के पास गए, उनसे कहा कि लोन चाहिए, उन्होंने कहा जी कैश बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लाएं। हमने कहा ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने अकाउंटिंग में शायद पढ़ा होगा कि जो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अकाउंटिंग में IAS 1 में कहीं है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, है ना? हाँ, उधर क्या लिखा होगा? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, क्या लिखा होगा? कैश बेसिस। नॉर्मली
फर्ज कीजिए अगर कोई यूज़र है, उसके सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचती हैं, वो तो एक लाइन में लिखा होगा ना, दीज फाइनेंशियल नोट्स में लाइन होगी। यूज़र नॉर्मली इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता, वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को देख के क्या ये धोखा खा सकता है कि नहीं, कि शायद ये जनरल पर्पस है। अगर उसके सामने किसी तरीके से अवेलेबल हो जाए, खा सकता है कि नहीं धोखा, खा सकता है कि शायद ये जनरल पर्पस है। एज ऑडिटर हम क्या करते हैं फिर, जब हमने किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करना हो, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना हो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, तो ज़ाहिर है बैंक कहेगा कि भाई कैश बेसिस पे फाइनेंशियल पेपर बनाइए, ये अंडरस्टूड होता है कि भाई उनका ऑडिट भी करवा के लाओ, उनका ऑडिट भी करवा के। जब हम ऑडिट करेंगे तो अच्छा याद रखिएगा, हम किसके लिए काम करते हैं ऑडिटर। क्या हम अपने, अगर बैंक ने कहा क्लाइंट को, एबीसी कंपनी को कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑडिटर से ऑडिट करवा के लाओ, हमारा क्लाइंट कौन है, बैंक या एबीसी कंपनी, या हम इन पब्लिक इंटरेस्ट काम करते हैं। हमें सिर्फ दोनों पार्टीज में से किसी एक का या इन दोनों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि पब्लिक एट लार्ज का भी, याद रखें पब्लिक एट लार्ज का भी। हम काउंटेबल हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं टू पब्लिक एट लार्ज भी। इसीलिए जब हम ऑडिट कर रहे होंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हम सोचेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, किसी इन्वेस्टर के पास पहुंच जाए इस बैंक के अलावा, और वो ये जो एक लाइन का डिस्क्लोजर है ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे, इसको ना पढ़ सके और देख के ये समझ ले कि शायद ये एक्रूअल बेसिस के मुताबिक बनी है, आईएफआरएस के मुताबिक। तो हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस को ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट में क्या करते हैं, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ एक एडिशनल पैराग्राफ होता है जो हम वक्तन फवक्तन यूज़र्स को कोई चीज़ बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम वक्तन फवक्तन यूज़र्स को कोई चीज़ बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड है, अच्छा ये एमसीज ऑफ, हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ कब कब यूज़ कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड किस सीरीज़ में होगा, 200 में, किस में, 700 में। और याद कर लें उसका नंबर है 706, लिख लें एमसीज ऑफ मैटर अदर मैटर, आगे लिख लें 706, भूलना नहीं आइंदा कभी, जब कभी पूछो फौरन बताना है एमसीज ऑफ मैटर अदर मैटर किस स्टैंडर्ड में है, 706 में। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है तो मेरे ऊपर लाजमी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, लाजमी हो जाता है क्या, मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक एडिशनल पैराग्राफ इंक्लूड करना है। वो कौन सा है, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ। उसमें क्या लिखूंगा, यूजर भाईजान खास तौर पे नोट कर लें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस के ऊपर बनी है। तो कंसेप्ट क्या बिल्ड किया, अहम कंसेप्ट क्या बिल्ड किया कि जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी, लाजमी 100% केसेस में लाजमी हमारी ऑडिट रिपोर्ट में एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। आई कैप एक बड़े क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट उसने 1-2 नंबर के लिए ये रखा होता है, और भी बड़े इशू डालता है क्वेश्चन में, साथ में कहता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क था, तो और कुछ हम लिखे ना लिखे एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ बोले। क्लियर। अच्छा यहाँ पे फर्क सुनिए, मेरा ये कहना कि ये फाइनेंशियल, बल्कि उससे पहले बता सवाल बताइए, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, स्पेशल पर्पस कौन सी है, स्पेशल यूजर्स के लिए। क्या रिस्क है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस के पास पहुंच जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल पर्पस वाला यूज़र कहे, बैंक ये कह दे
कि चलो यार तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ लेकिन कैश बेसिस पे नहीं, IFRS पे दे दो, बैंक कह सकता है। यानी स्पेसिफिक यूजर नॉर्मली स्पेशल पर्पस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं, लेकिन मे भी वो जनरल पर्पस वाली भी उनके पर्पस के लिए यूजफुल हो, उसको इस्तेमाल कर लें। एग्रीड, जेद में रखिएगा। उस सूरत में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा क्योंकि फाइनेंशियल में जनरल पर्पस। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, स्पेशल पर्पस वाली घूम फिर के हो सकता है इसके हत्ते चढ़ जाए, इसको वार्न करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। अगर हम ये चाहें इस रिस्क, एमसीक्यू मैटर तो हमने लाजमी देना जब कभी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा। हम चाहते हैं कि एमसीबी को पाबंद कर दें, भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और को नहीं देने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और को नहीं देने। और अगर किसी और ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली और इसके ऊपर कोई डिसीजन किया, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अदर मैटर। अच्छा, दोनों में फ़र्क रखना है। नॉर्मली स्टूडेंट समझ रहे होता है दोनों एक ही चीज़ है। नहीं 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 नहीं। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कब आएगा? जब फाइनेंशियल स्पेशल पर्पस के मुताबिक बनी हो। स्पेशल पर्पस बनेगी, एमसीक्यू मैटर लाजमी आएगा। अदर मैटर सम टाइम आएगा, सम टाइम नहीं आएगा। अदर मैटर कब आएगा? रिस्ट्रिक्ट करना। मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, अब आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा जी एमसीबी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है कैश बेसिस के ऊपर, यहां तक क्वेश्चन है, इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट बताइए। एमसीबी मैटर आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सिर्फ एमसीबी के लिए? उसने कहा नहीं, लोन एमसीबी से बात चल रही है लेकिन कुछ पता नहीं अप्रूव करे ना करे, अगर ये एमसीबी ने अप्रूव ना किया ना मैं फैसल बैंक के पास जाऊंगा। फिर बताइए मुझे एमसीक्यू मैटर इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में? करना है। क्या मुझे अदर मैटर इंक्लूड करना चाहिए? शाबाश, यही पॉइंट समझाना चाह रहा था। नहीं करना। क्यों नहीं करना? डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हो सकता है दूसरी पार्टी को भी पहुंचानी पड़े। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट मुझे ये कहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एमसीबी के लिए है, लोन दे दिया हुआ उन्होंने और उस लोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने हर साल जमा करवानी होती है स्पेशल, उसलिए करवा रहे हैं सिर्फ एमसीबी के लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? एमसीक्यू मैटर के साथ अदर मैटर भी। समझ आ गया? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जब भी यूज करेंगे एमसीक्यू मैटर हमेशा आएगा, लेकिन सम टाइम हम स्पेशल पर्पस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सम टाइम नहीं करते। अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो अदर मैटर आएगा, वरना नहीं आएगा। जब 700 सीरीज में जाएंगे, रिपोर्ट की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के सारी एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल आएगी। इनमें किसी में अदर मैटर आएगा, किसी में नहीं आएगा, है सब में स्पेशल पर्पस। किसी की रिपोर्ट फॉर्मेट में अदर मैटर आएगा, किसी में नहीं आएगा। जिसमें अदर मैटर आएगा उसका मतलब क्या है? जिसमें अदर मैटर नहीं आएगा तो आपने ये नहीं कहा ना वो भूल गया, उसने गलत कर दिया। नहीं नहीं, उसने बिल्कुल सही किया, उसने रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। दोनों कंसर्ट फर्क है, स्पेशल पर्पस अलहदा और अदर मैटर रिपोर्ट। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे चल। अच्छा यहाँ तक रुक जाते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए जी। यहाँ आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं दरम्यान में रोका था। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के लिए हो तो फिर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना उसको हम मॉडिफाई कर देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए। हाँ जी बिल्कुल। क्या ये अदर इंश्योरेंस सर्विसेज में नहीं आ जाएगा? नहीं, है ये ऑडिटिंग, है ये ऑडिटिंग, अदर इंश्योरेंस सर्विसेज में नहीं आएगा। ऑडिट में क्या है? ऑडिट करना। किसका? इनमें से किसी का भी। अब मुझे ये बताइए, हमारा वॉल्यूम 1 जो है, वॉल्यूम 1 है, उसमें क्या है? ऑडिट है, रिव्यू है कि अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट है? ऑडिट है। जरा बताइए
कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट वॉल्यूम 1 में होगा कि नहीं होगा? अच्छा सोच के बताइए, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल एलिमेंट का ये भी वॉल्यूम 1 में है, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये भी ऑडिट है। तो ऑडिट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है, ऑडिट सिंगल फाइनेंशियल में, ऑडिट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो, और सारी की सारी ऑडिट एंगेजमेंट हमारे वॉल्यूम 1 में है। ठीक है, तो ऑडिट किसी का भी हो सकता है, ये अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स नहीं आएगी। अदर उस वक्त आती अगर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, अदर उस वक्त आती अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, कोई असर्शन होती कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मुकम्मल कंप्लायंस की है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये अदर में आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे पूरी हो, चाहे समरी हो, चाहे सिंगल हो, वो ISA की सीरीज में आती है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। हम 3 पार्टी एश्योरेंस के एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस के में पढ़ते थे 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन सी पार्टीज होती थी? प्रैक्टिशनर होता था, यानी हम ऑडिटर, और अच्छा एक मिनट आ रहे हैं, प्रैक्टिशनर होता था कि ऑडिटर होता था? इसलिए कि हमारी एश्योरेंस सर्विसेज जो हम सर्विस, वो सिर्फ ऑडिट नहीं है, वो रिव्यू भी है, वो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी हैं। तो चूंकि वो अदर भी है, तो हमने एक जेनेरिक टर्म इजाद की हुई है प्रैक्टिशनर की, वो यूज़ करते थे। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको कहेगा यू आर द ऑडिटर, तो बताइए आपका वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बना के वॉल्यूम 2 का? शायद वॉल्यूम, क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट सारी वॉल्यूम 1 में है। आपने इसका आंसर वॉल्यूम 1 में ढूंढना है, 2 में नहीं जाना। और अगर कहे यू आर द प्रैक्टिशनर, तो नॉर्मली इसका मतलब होता है वॉल्यूम 2 में जाना। नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम 2 में, क्योंकि अगर ऑडिट एंगेजमेंट होती तो हमें ऑडिटर कह के बुलाता, प्रैक्टिशनर कह के बुला रहा है, इसका मतलब है हम ऑडिटर नहीं है, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है। अच्छा, 3 पार्टीज है, ऑडिटर या इसे प्रैक्टिशनर कह लें, मैनेजमेंट है, 2 चाबी गवर्नेंस, और स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बोला, शेयर होल्डर नहीं बोला, क्या फर्क है दोनों में? बहुत से हो सकते हैं। शेयर होल्डर के अलावा कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकता है, आप बताइए? बैंक हो सकते हैं। एक मिनट, अरे बैंक क्यों फाइनेंशियल में यूज करेंगे? लोन के लिए। आगे, शाबाश, अगली एग्जांपल, क्रेडिटर्स, लोन लिया। आगे, कस्टमर। कस्टमर किस लिए? कस्टमर्स नॉर्मली हमारे यूजर्स नहीं होते, मतलब देख सकते हैं, हम लिख लेते हैं पॉइंट, प्रैक्टिस में हमारे यूजर्स नॉर्मली कस्टमर नहीं होते। यूजर कहने को तो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप, वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे नॉर्मली क्लाइंट नहीं होते। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ये कौन है? जिसने कंपनी को, बिजनेस को एक्वायर करना है। डोनर, जिसने, मैं बताया बिल गेट्स, ठीक है। ये हो गया स्टेक होल्डर। एक है ऑडिटर या प्रैक्टिशनर, एक है मैनेजमेंट एंड 2 चाबी गवर्नेंस। 2 चाबी गवर्नेंस किसको कहते हैं? डायरेक्टर्स को, ठीक है। टर्म्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। पाकिस्तान में डायरेक्टर्स होती हैं, मे बी आपने शायद कभी सुना होगा प्रेसिडेंट की टर्म। बाज़ औक़ात डायरेक्टर के लिए या किसी एक बड़े डायरेक्टर के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म यूज़ होती है, या प्रेसिडेंट की टर्म यूज़ होती है। लॉ में मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट की टर्म नहीं है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कंपनीज एक्ट में टर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन किसी मुल्क में हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर, सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हो, किसी मुल्क में उसको प्रेसिडेंट कहते हो। तो पाकिस्तान में डायरेक्टर, लेकिन जो स्टैंडर्ड ने टर्म यूज़ की है, जो दुनिया के हर मुल्क के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे इसको आगे जो मर्जी कहते, वो क्या है? 2 चाबी गवर्नेंस। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कंपनी में गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना, चाहे कहीं 2 चाबी गवर्नेंस आएगा, पाकिस्तान के मुताबिक वो डायरेक्टर्स ही हैं, क्लियर। और मैनेजमेंट कौन लोग हैं? जो कंपनी को संभालते हैं, जैसे CFO, CEO, ठीक है, और उनके नीचे जो दूसरा स्टाफ है, ये मैनेजमेंट के लोग होते हैं। मैनेजमेंट में और 2 चाबी गवर्नेंस में फ़र्क है। आपने कैफ लेवल पे बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा,
डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स दो शाबे गवर्नेंस है, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का हिस्सा CFO CEO, कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर, दोनों में फर्क है। रोज रोज ऑफिस में कौन आएगा, कौन बिजनेस चलाएगा, और महीने 2 महीने बाद आके निगरानी कौन करेगा, दो शाबे गवर्नेंस। लेकिन इन दोनों में फर्क होता है, याद रखिए। ऊपर कौन है, दो शाबे गवर्नेंस। बड़ी बड़ी कंपनीज में तो दोनों अलग होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऑडिट क्लाइंट में पॉसिबल है कि जो दो शाबे गवर्नेंस हो वो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हो, जैसे स्मॉल एंटिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह। इनमें नॉर्मली जो मालिक होते हैं वही डायरेक्टर्स भी हैं और वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट एंड दो शाबे गवर्नेंस, दोनों में फ़र्क रखिएगा। और एक कंसेप्ट में बताया, समटाइम ये कॉमन भी हो सकते हैं। तो किसी स्टैंडर्ड में जाके हो सकता है ये बात लिखे कि अच्छा मैनेजमेंट से तुम्हें ये मसला है ना, तो दो शाबे गवर्नेंस को शिकायत लगाओ। लेकिन अगर सारे के सारे दो शाबे गवर्नेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो फिर उनको शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, उनको बताया एक ही बात है। ये जहन में रखिएगा, समटाइम ये कॉमन भी हो सकते हैं, बड़े क्लाइंट्स में नॉर्मली अलग-अलग होते हैं। अच्छा, अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ये आप बचपन से पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो भी ऑडिटर पूछे ऑडिट के लिए। क्लियर, ये यहीं तक कंसेप्ट। आगे ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, अच्छा ये सुनिए ज़रा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं, और फिर इस रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के नतीजे में जो भी इसका नतीजा हो उसे रिपोर्ट में डाल के रिपोर्ट इशू करना। ठीक है, ये उसका इंटरनल काम है, ये एक्सटर्नल है, यानी ये एक्सटर्नल पार्टीज को इशू करता है। ठीक है, नॉर्मली शेयर होल्डर्स को। क्या ऑडिटर की, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि उसने शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, या ऑडिटर अपनी ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के अलावा कुछ और लोगों को कुछ और मैटर्स भी कम्युनिकेट करता है? समझा क्वेश्चन क्या है, क्या ऑडिटर अपने ऑडिट में यूजर्स को, शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है बस, या कुछ और पार्टीज को कुछ और मैटर्स भी कम्युनिकेट कर सकता है? कर सकता है। ऐसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, कम्युनिकेट, फ्रॉड का केस आ गया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर सकता है, या कोई और भी इशू हो। तो इसीलिए याद रखें, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने रिपोर्ट कह के बात खत्म नहीं की। आगे क्या, ये बड़ी आगे अहम पॉइंट, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है 260 265, जो इस एक लाइन से निकला है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी ये भी है कि उसने कम्युनिकेट करना है कुछ और पार्टीज को भी, लेकिन क्या अपनी मर्जी से कम्युनिकेट करता फिरेगा सबको? नहीं, एज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस। एज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस का मतलब क्या है कि जो जो कुछ आईएसए कहेंगे वो कम्युनिकेट करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है हम पे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है हम पे। ठीक है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट इशू कर देना है, या कुछ हालात में कम्युनिकेट भी करना हो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को? लेकिन कब? अगर आईएसए रिक्वायर करे। जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। आपने कभी ये टर्म सुनी है, NOCLAR, NOCLAR, ये कभी पढ़ा होगा आपने शायद। इसका मतलब अगर आइंदा कभी आपके सामने आए तो समझ लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये मैं बताता है, अगर आपका क्लाइंट इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आपने क्या करना है।
ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे। पार्टीज पता चल गई ऑडिट में क्या इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज। ठीक, अच्छा अब चलते हैं आगे। फ्रेमवर्क, एक थे जनरल पर्पस, एक क्लासिफिकेशन थी जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। एक क्लासिफिकेशन है कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में रूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के, कंप्लायंस में भी, फेयर प्रेजेंटेशन में भी। कंप्लायंस में वो कहता है भाईजान आपने इन रूल्स को फॉलो करना है और बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, अपनी अकल नहीं लगानी, ना कमी करनी ना बेशी करनी, एज इट इज फॉलो करना। अगर मेरे ख्याल में कोई एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह देने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मजीद बेहतर होती है तो क्या कर लूं? स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं करना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में वो कहते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू प्रेजेंट करें। इसीलिए अगर आपको लगे कि कमी बेशी करके, कमी से मुराद एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करके और बेशी से मुराद एडिशनल डिस्क्लोजर देके, अगर आपको लगे कमी बेशी करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू बेहतर हो सकता है तो इजाजत है। दोनों में फर्क समझ आया? रूल्स दोनों में है, रूल्स दोनों। यहां पे क्या कह रहा है? कमी बेशी नहीं करनी। क्यों? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए कंप्लाई करना है रूल्स को। इस फ्रेमवर्क में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन। तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कमी या बेशी, एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर करना चाहो तो कर सकते हो। फर्क समझ आया? अच्छा, अब इस रिक्वायरमेंट का असर होता है हमारे ओपिनियन पे। जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, हम सिर्फ इतना कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, ये कही इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। आपको पता है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट तो आपको पता ही होगा, उसका मतलब होता है कि मोटी मोटी चीजें देनी, छोटी मोटी ऊंच नीच हो सकती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ओपिनियन क्या है? अच्छा, आप मैं दोनों में ओपिनियन बताऊंगा, आपने फर्क बताना है फर्क क्यों है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जब क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं और हम उनका ऑडिट करते हैं, हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं क्या, या के और क्लाइंट भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करता है क्या, कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। खत्म कहानी यहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या कहेगा? These financial statements have been prepared in accordance with this framework and give true and fair view. And give true and fair view. इसमें फेयरली के वर्ड्स भी ऐड होते हैं। ये भी होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क बनी है। ये भी होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क बनी है। लेकिन साथ साथ एडिशनल वर्ड क्या ऐड होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां प्रेजेंटेड फेयरली का मतलब भी ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। भाई ये क्यों? इधर तो सिर्फ इतना कहा था कि ये फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, इधर कह रहे हैं फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू भी प्रेजेंट करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ ये देखना, अन्यथा कंप्लायंस करनी थी। यहां पे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस करना नहीं बल्कि फेयर व्यू। तो इसमें हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हो। इसके लिए अगर हमें फ्रेमवर्क में कोई चीज ऐड करना पड़ी वो भी की, और अगर कोई लेस करना पड़ी वो भी की।
एडिशनल डिस्क्लोजर डिपार्चर दोनों किए। किस लिए किए? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? नहीं, किसके लिए? ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो सके। दोनों में फर्क समझ आया? ठीक है जी मेरे भाई। क्या फेयर प्रेजेंटेशन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा? नहीं, ये भी जनरल पर्पस हो सकती हैं, ये भी जनरल पर्पस हो सकती हैं। ये दोनों नॉर्मली जनरल पर्पस होते हैं। देखिए, ये क्लासिफिकेशन और है फ्रेमवर्क की, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। ये क्लासिफिकेशन और है। नॉर्मली, हमेशा नहीं कह रहा, नॉर्मली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होती हैं जनरल पर्पस, कंप्लायंस होती हैं स्पेशल पर्पस। जैसे मुझे बताइए, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनती हैं? जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस है? उसमें क्या ट्रू एंड फेयर व्यू के वर्ड या प्रेजेंट फेयरली के वर्ड लिखते हैं हम? अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में एफबीआर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं वो टैक्स बेसिस के मुताबिक, वो जनरल पर्पस है स्पेशल पर्पस? अच्छा मुझे बताइए, एफबीआर क्या इजाज़त देता होगा कि यार अगर आपको लगे ना ऊंच नीच कर सके तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को दफ़ा करें, अपनी जजमेंट के मुताबिक टैक्सेबल डिडक्टेबल को आगे पीछे कर लें? इजाज़त देता है? नहीं देता। वो कौन सा फ्रेमवर्क है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ज़्यादातर, हमेशा नहीं कह रहा, फिर मैं कह रहा हूँ हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जनरल पर्पस फेयर प्रेजेंटेशन होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नॉर्मली लोकल लॉज ही आते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोकल लॉज ही। जन IFRS, इसकी भी एग्जांपल है, कंप्लायंस की भी एग्जांपल है, इसलिए लेकिन जितनी मैं दूंगा सिर्फ उतना ही, आगे नहीं चलना अभी। जनरल फेयर प्रेजेंटेशन के साथ लिखें IFRS ब्रैकेट में, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के साथ लिखें टैक्स बेसिस, बस। वरना अच्छा आप देखें, IAS 8 पढ़ा आपने? IAS 8 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी है, क्या चेंज करने की इजाज़त देता है? और जहाँ तक मुझे याद है, मैं अकाउंटिंग बड़ा अरसा हो गया पढ़ी है, उसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होते हैं ना, सम टाइम वो कहता है अगर आपको लगे ना कि कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर तो दे सकते हैं। इवन एक ऐसा भी, अब मुझे एग्जैक्ट पैराग्राफ याद नहीं है क्योंकि मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ था अगर आपको लगे कि कोई डिस्क्लोजर हमने रिक्वायर्ड, आपने यस या नो करना है जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट है। एक जगह पे इस तरह की बात लिखी थी, अगर आपको लगे कि जो डिस्क्लोजर हमने रिक्वायर किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। इस तरह कोई पैराग्राफ था, इस तरह की बात थी? हाँ पढ़ी हुई है ना, यानी कि चलो 2-3 भी गवाह मिल गए तो ठीक है, इसका मतलब है होगी। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पे, लेकिन मैंने भी तो याद रखें IFRS हमें कमी बेशी करने की इजाज़त देते हैं, चेंज करने की इजाज़त देते हैं, इसलिए वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो इस ISA 200 से रेलिवेंट नहीं है। अच्छा ध्यान में रखें, ISA 2 पढ़ा रहा हूं, लेकिन जहां पे कंसेप्ट लिंक होता है दूसरे स्टैंडर्ड से वो भी पढ़ा रहा हूं। ये ISA 200 का कंसेप्ट नहीं है, ये है डिस्कस हुआ, लेकिन चूंकि उससे रिलेट करता था मैंने कंप्रीहेंसिव व्यू, पूरा व्यू देने के लिए ये भी ऐड कर दिया। पढ़ाना तो भाई सोच के जवाब देना। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपके ख्याल में फ्रेमवर्क सही नहीं है, ऊंच नीच होनी चाहिए, क्या करें? एक्सेप्ट कर लें इसको? तो ऊंच नीच का क्या करें? तो कर लें, इजाजत दी है उसने, कर लें, डर क्यों रहे हैं, कर लें। अच्छा अब सुनिए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, इसके मुताबिक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। रेयर केस है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर आपको लगे कि यार ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंतहाई फारिग है, इसमें तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ही नहीं रिक्वायर्ड, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर के बगैर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, क्या मैं रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दे दूं? क्यों ना दूं?
कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, मेरे मुताबिक फ्रेमवर्क मिसलीडिंग है अपनी करंट सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन फ्रेमवर्क मुझे ऊंच नीच करने की इजाजत नहीं देता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या शाबाश, रिक्वेस्ट करनी चाहिए मैंने, भाईजान चेंज करना चाहिए कर दो, और अगर कहीं नहीं करना एक्सेप्ट ही ना करें, एक्सेप्ट ही ना करें। ये कंसेप्ट समझ आया क्या बताया? अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? एक एग्जांपल आपको दी के हो सकता है रिलेटेड पार्टी का, और भी हो सकते हैं, एक एग्जांपल काफी है समझने। हमारे मुताबिक अगर मिसलीडिंग है, अच्छा मैनेजमेंट कहेगी और भाईजान आपको क्या मसला है, फ्रेमवर्क हमने सेलेक्ट किया, पैसे हमने आपको देने हैं, आपको जो कह रहे हैं कर क्यों नहीं देते? कहेंगे नहीं नहीं, हमारे क्लाइंट आप नहीं हैं, हम रिस्पॉन्सिबल टू जनरल पब्लिक भी हैं, हमने ये भी देखना है, हमने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन काम करना है, हमने ये भी देखना है कि कहीं इस कंप्लायंस फ्रेमवर्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजर मिसलीड तो नहीं हो रहे। अगर मिसलीड हो रहे हैं तो चाहे हमें पैसे मिल रहे हैं, चाहे आप हमें बाइंड करने को तैयार है, नहीं एक्सेप्ट करना। ये बात समझ आती है? चलिए, ये है हमारा फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने समझ लिया, हमने पार्टीज को समझ लिया। ये इसमें खास तौर पे ये वाली बात थी, कम्युनिकेट वाली। बाकी की बातें आपको पता होगी, पहले भी पढ़ी होगी आपने। कम्युनिकेट वाली बात है, मैं यहाँ पे कैफ पे नहीं खुलता था ये कंसेप्ट, कैफ पे सिर्फ ये कंसेप्ट खुलता था रिपोर्ट वाला, क्या मॉडिफिकेशन होगी ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे ये कंसेप्ट भी खुलेगा अब कि किस किस को कम्युनिकेट करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। ये कंसेप्ट पिक कीजिएगा, क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं, लेवल ऑफ एश्योरेंस की तरफ चलें। तीन तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस डिस्कस हुए हैं स्टैंडर्ड में, लिमिटेड, रीजनेबल, एब्सोल्यूट। हमारे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं पेपर होने के, जैसे आप हैं, आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए हमारे पास तकरीबन 5 महीने हैं। कुछ स्टूडेंट आएंगे रिजल्ट के बाद, उनको समझाने के लिए हमारे पास, फर्ज कीजिए अगर उनका अलहदा से सेशन चलता है, तकरीबन 3-3.25 महीने होंगे। फर्ज कीजिए अगर वो भी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आप भी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, किसके पास होने का की एश्योरेंस ज़्यादा होगी? आपके ज़्यादा, उनकी कम होगी। क्यों? वो ज़्यादा टाइम लगाया, आपने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा क्वेश्चन किए, ज़्यादा प्रैक्टिस की, उन्होंने कम किए। उनकी है मॉडरेट एश्योरेंस, आपकी है हाई एश्योरेंस। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आके सर ऐसी तैयारी करवाए 100% आई कैप के पेपर में पास हो जाऊं, करवा सकते हैं? कहेंगे भाईजान यकीन कीजिए, अगर हम भी जाके पेपर देना, कम बाकी को तो नहीं, अपनी बात करता हूँ, मैं भी जाके आई कैप कार्ड का पेपर दूँ ना, मुझे भी श्योरिटी नहीं है पास हो पाऊंगा कि नहीं, बल्कि लगता है नहीं हो पाऊंगा जिस तरह के हालात हैं। तो बताइए क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। दुनिया का कोई प्रोफेशन अपने किसी क्लाइंट को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, सिर्फ फाइटर नहीं, और भी कोई नहीं दे सकता। तो जो हम एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो है लिमिटेड और रीजनेबल। लिमिटेड है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसके अल्टरनेट नेम है, आप लिखे हुए पढ़ लीजिएगा, मॉडरेट लेवल। और रीजनेबल है हाई लेवल ऑफ। हमारे पास जब हमारा क्लाइंट आता है ना, और एग्जाम में भी जब केस स्टडी आएगी, हम 2 चीज़ें पूछते हैं। किस चीज़ को वेरीफाई करना है, और दूसरा वेरिफिकेशन का लेवल क्या चाहिए। 2 चीज़ें, इससे डिसाइड हो जाता है कि हमारी नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सी है, हमने स्टैंडर्ड कौन से अप्लाई करने हैं। ठीक है? क्लाइंट से पूछा किस चीज़ को वेरीफाई करना, उसने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेवल कौन सा चाहिए? लिमिटेड या रीजनेबल। रीजनेबल में काम ज़्यादा करना होता है, लिमिटेड में कम। तो हमारी जितनी भी इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, या लिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं होती।
लिमिटेड या रीजनेबल। क्लाइंट हमारे पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल कहने लगा सर हमारे बजट कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है, इनको वेरीफाई कर दें, क्या कर सकते हैं? अगला सवाल पूछेंगे क्या, लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा, लिमिटेड या रीजनेबल? स्टैंडर्ड कहते हैं रीजनेबल भी कर सकता है, लेकिन बेहतर यही है लिमिटेड करें, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी डिटरमिन करना मुश्किल होता है। अगर हमें वो पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने को गए तो लिमिटेड और रीजनेबल दो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर क्लाइंट कहे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करो, उसे हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट याद रखें है लिमिटेड एश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लिमिटेड एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी ना, उसे रिव्यू नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर लिमिटेड एश्योरेंस होगी किसी असर्शन के ऊपर, ISA 3000, उसे रिव्यू एंगेजमेंट नहीं कहेंगे। रिव्यू एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मखसूस है। ऑडिट एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है। जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपके सामने सिर्फ ऑडिट भी बोल दे तो बताइए किसको कह रहा है वो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, लिमिटेड और रीजनेबल फर्क समझ आया? इनके अल्फाज में भी फर्क है, वो आपको पता होगा। रीजनेबल एश्योरेंस में हमारे अल्फाज होते हैं रिपोर्ट में ओपिनियन देने के, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और लिमिटेड एश्योरेंस में अल्फाज क्या होते हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन रिगार्ड्स एज टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जो करंटली इतनी अहम नहीं है उनको मैं क्विकली कर रहा हूँ, ये ना समझेगा मैं हुड़का रहा हूँ। ये आगे चल के 700 सीरीज में पूरे का पूरे पैराग्राफ आएंगे, वहाँ तसल्ली करेंगे। सिर्फ कंसेप्ट ये दे। क्या हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? या मैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्टैंडर्ड उसकी रीज़न बता रहा है। ये रीज़न हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इनमें से कुछ रीज़न हम केस स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 100% एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं जो वेरीफाई करना मुश्किल है। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा एरिया है जो आपके लिए वेरीफाई करना मुश्किल होता है? बताइए कोई बता दीजिए, हिम्मत कीजिए फटाफट। एग्जाम में बैठ के भी खुद से डिसीजन करने होंगे बहुत से। बताइए आप। बैड डेट्स, शाबाश। बैड डेट्स वेरीफाई करना क्यों मुश्किल है? फ्यूचर से रिलेट कर रहा होता है, अभी प्रिडिक्ट थोड़ा ही कर सकते हैं। और एस्टीमेट, कोई एग्जांपल दे, स्पेसिफिक एग्जांपल दे एरिया के। ये ना देखो उधर रट्टा नहीं लगा, रिप्रोडक्शन नहीं आनी, अब उसने एप्लीकेशन पूछनी है। डेप्रिसिएशन, शाबाश। और वारंटी, लीगल केसेस, डेफर्ड टैक्स, रीवैल्यूएशन वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा मुझे एक कंसेप्ट याद आ गया। ये जो आपने एग्जांपल दी ना कि सर ऐसे एरिया जिनमें एस्टीमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इनको हम 100% एक्यूरेटली वेरीफाई नहीं कर सकते। रिपेयर एक्सपेंस तो वेरीफाई कर सकते हैं, देखेंगे कितने का रिपेयर हुआ है, बिल उतने का मैच करता है, चल भाई ख़त्म कहानी। फ्यूचर से नहीं कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई एरिया वेरीफाई हमने बड़ी मुश्किल से किया हो ना, जैसे जो आपने एग्जांपल दी है, क्या हमारा हक है हम दूसरों को ये बताएं कि देखो हमने कितनी मुश्किल से ये एरिया वेरीफाई किया है? बताना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बताना चाहिए? नहीं मैं हैं बता देना चाहिए ना। नहीं आपको जब केस स्टडीज वगैरह दे जाए, अगले दिन आके आप, मैं कहूँ अच्छा केस स्टडी रहने दे, मैं चेक नहीं करा, आप कहेंगे ना सर ऐसे रात लगा के 4 घंटे केस स्टडी की हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं चेक करनी। नहीं सर चेक करें, देखी होती अगर चेक नहीं करने थे, कल्पेंगे क्या? नहीं। तो ऑडिटर भी ऑडिट रिपोर्ट में ये पहले इजाज़त नहीं होती थी, अब इजाज़त है। क्या कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी एरिया को वेरीफाई बड़ी मुश्किल आई ना, तो अपनी रिपोर्ट में बता सकता है बाकी दुनिया को, भाईजान ये 2-3 एरियाज मैंने बड़ी मुश्किल से वेरीफाई किए हैं। उसके लिए एक नया पैराग्राफ इजाद हुआ, जो अब है नया तो नहीं रहा, उसे क्या कहते हैं भला? की ऑडिट मैटर। शाबाश। जिस मैटर क्या बताता है कि देखो मैंने कितनी मुश्किल से
ये एरिया वेरीफाई किया। अच्छा, क्या उसमें ऑडिटर ये कह सकता है देखो मैंने कितनी मुश्किल से ये एरिया वेरीफाई नहीं किया? भाई ये इलॉजिकल लगता है ना, अबे किया ही नहीं तो मुश्किल का सवाल क्या पैदा। तो याद रखिए, जब कोई एरिया ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर सका ना सही तरीके से, तो फिर की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। दूसरे लफ्जों में क्या बताना चाह रहा हूं, जब कभी किसी एरिया में कोई स्कोप लिमिटेशन होगी ना, जब किसी एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट होगी ना, तो उसे की ऑडिट मैटर में नहीं इंक्लूड करना। कहां इंक्लूड करना भला, कहां इंक्लूड करना भला? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में भी और मॉडिफाइड ओपिनियन में भी, दोनों जगह पे। अच्छा मुझे बताइए, एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर का कौन सा स्टैंडर्ड था? 706। की ऑडिट मैटर का कौन सा स्टैंडर्ड? 701। और मॉडिफाइड ओपिनियन का कौन सा स्टैंडर्ड? 705। ये सारे 7 से क्यों शुरू हो रहे हैं? रिपोर्ट से रिलेटेड है, सारी रिपोर्ट से रिलेटेड है। 701, 705, 70, तो कोई 700 भी तो होगा जो बेसिक रिपोर्ट को डिस्कस करता है, तो सारे लिख ले। 700 बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, 701 की ऑडिट मैटर, 705 मॉडिफाइड ओपिनियन, 706 एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर। ठीक है, आगे 710, 720 पे नहीं जा रहा, वो बाद में देखेंगे। नेचर ऑफ फाइनेंशियल में क्लियर होगा। अच्छा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या ऑडिट प्रोसीजर ऐसे होते हैं ऑडिटर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात मैनेजमेंट नहीं देती, छुपा लेती है। ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन निकलवाए। एफआईए थोड़ी, नैब थोड़ी है जाके सारा रिकॉर्ड सीज कर ले, नहीं कर सकता। फ्रॉड मैनेजमेंट करे, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। थोड़ी सी हिम्मत करे ऑडिटर, बहुत से फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है। तो हम गैस कीजिए हमारे सिलेबस में कोई फ्रॉड का स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, जो हमें ये बताता होगा कि सारे नहीं, मोटे मोटे फ्रॉड किस तरह के होते हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई होगा कि नहीं कोई स्टैंडर्ड? अब आपके जहन में क्या सवाल आया भला? सर स्टैंडर्ड होगा तो नंबर के, शाबाश, हाँ जी। ISA 240, ISA 240 ये मैंने कल सुनने हैं, ये ना समझेगा लिखवा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है लिखवा रहा हूँ तो आपने लिख के भूल जाएंगे। कल सुनूंगा आपसे और क्लास होगी आपकी जिसको ये याद ना हुए। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, ऑडिटर के पास टाइम कम होता है, मिनिमम कॉस्ट के अंदर उसने प्रोसीजर पूरे करने होते हैं। फाइनेंशियल में कितने पीरियड की होती है नॉर्मली? 12 महीनों की, जिसका ऑडिट करना है। और कितने समय करना होता है? कंपनी लॉ कहता है 4 में 120 दिन के अंदर। याद है रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ की? 4 महीनों के अंदर। 4 महीनों के अंदर क्लाइंट की पूरे साल की सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है? नहीं। टाइम लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता। 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, कॉस्ट लिमिटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है ऑडिटर ने इसमें ना 2 बातें करता है, दोनों ना थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग है। कहता है ऑडिटर को चाहिए कि अपनी कॉस्ट रीजनेबल रखे ऑडिट की, क्योंकि ऐसा नहीं होना जितना प्रॉफिट है आधा ऑडिट फीस में निकल गया। रीजनेबल रखना होता है ना। लेकिन कहता है इसका ये मतलब नहीं कि कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर ही आप ओमिट कर दें, रिक्वायर्ड प्रोसीजर ही आप ओमिट कर दें, ये नहीं करना। रिक्वायर्ड प्रोसीजर सारे पूरे करने हैं, ठीक है, लेकिन रीजनेबल का, जैसे एक प्रोसीजर है ऑडिट के दौरान में क्लाइंट की इन्वेंट्री है उसे फिजिकली वेरीफाई करो, सैंपल बेस पे कर लो, वेरीफाई जरूर करो। मैंने देखा एक इन्वेंट्री थी लाहौर में और उसमें इन्वेंट्री थी फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट, एक इन्वेंट्री थी मरी में उसमें यूनिट थे 6,000। मैंने फैसला किया नहीं मरी जाना चाहिए, मरी कॉस्ट। क्या ये जस्टिफाइड डिसीजन है? नहीं,
इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, तो मुझे अपने प्रोसीजर्स को डिसाइड करते हुए कॉस्ट को भी ज़हन में रखना होता है। कॉस्ट का मतलब नहीं, लेकिन कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें अच्छा लाहौर वाला भी जाएंगे, आने जाने का किराया तो लगेगा, तो कॉस्ट हम करते हैं, कोई स्टॉक काउंट करते ही नहीं है। कहता है ये भी गलत है। रिक्वायर्ड प्रोसीजर सारे परफॉर्म करने हैं, लेकिन परफॉर्म करने में कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश करनी है। इसीलिए टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर 100% टेस्टिंग नहीं करता। क्या करता है? सैंपल बेस पे काम। सैंपल बेस का मतलब क्या होता है? हाँ, सैम्पलिंग करना। हाँ, कुछ आइटम्स को 100% नहीं चेक करना, कुछ आइटम को चेक करना है सैम्पलिंग। और अच्छा, कुछ आइटम को चेक करके बताना है कि यही आइटम ठीक है नहीं, कि सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है ना। अब क्या है, कैफे एग्जाम्पल दिया करता था आपको, क्या हम 100% से कम काम चेक करके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं? क्या ये लॉजिकल डिसीजन होता है कि थोड़ा काम करके सारे के बारे में बताना ठीक है कि नहीं? तो इसका जवाब क्या होता था? हाँ, लॉजिकल डिसीजन होता है। हमारी अम्मी भी तो यही काम करती हैं। कैसे? जब वो चावल पकाती हैं तो क्या चावल सही पके हैं कि नहीं, वो सारे चावल खा के देखती हैं। क्या करती हैं? सैंपल उठा के। लेकिन याद रखें, वो अपने फन में माहिर हैं, उन्हें पता है कि मैंने किस तरीके से घुमा फिरा के ऐसा सैंपल उठाना है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से 2-4 दाने उठा लो, पता चले वो कच्चे बाकी चाहे नीचे सारे पके हो। सैंपल। तो मुझे बताइए, इसी तरह हमारे भी जो प्रोफेशन के सीनियर्स हैं, उन्होंने हमें भी सैंपल को किस तरीके से सेलेक्ट करना है ऐसे कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन आए, सिखाया होगा कि नहीं? सिखाया होगा। कहाँ सिखाया होगा? हाँ, सैम्पलिंग वाले चैप्टर ना कहें, C5 में आ जाएं, सैम्पलिंग वाले स्टैंडर्ड में। अब अगला सवाल क्या है? नंबर क्या है? जहां तक मेरा ख्याल है ISA 530 है, और मेरा ख्याल मुझे लगता है ठीक है। ISA 530, इसके साथ लिखे ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग। और आपसे कल मैं ज़रूर पूछूंगा कम से कम 3 स्टैंडर्ड कि कौन से हैं। ISA 530 ऑडिट सैम्पल। क्लियर हो गया जी? तो ऑडिटर टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से सारी की सारी आइटम को चेक नहीं करता, सैंपल बेस पे काम करता है। एग्रीड? ICAP से एक प्रैक्टिकली एक मेंबर ने। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको, समटाइम मैं कुछ रिसोर्सेज दूंगा कि भाईजान इसको पढ़ लें। आपको अगर वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा, वो काम की चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात ICAP इधर उधर से भी चीज़ें पूछ लेता है। एक दफ़ा उसने पूछ लिया जॉइंट ऑडिट क्या होता है, जॉइंट ऑडिट की जिम्मेदारी। स्टैंडर्ड खोल के देख लें, कहीं उसने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये जॉइंट कंसेप्ट नहीं है। ICAP की बुक खोल के देख रहे, उसमें जॉइंट ऑडिट का छोटा सा पैराग्राफ डिस्कस किया, ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की जो उसने पूछी है। फिर नेट पे सर्च करें, दूर दराज जाके आपको ICAP की एक छोटी सी गाइडलाइन नज़र आती है, उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने तो यही कहना सर ने सही नहीं पढ़ाया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें जो इधर उधर हैं ICAP टेस्ट कर सकता है, चांस कम है लेकिन कर सकता है। मुझे क्या करना है, मैं पढ़ाऊँ क्या? नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। ठीक है, तो सारी जो स्टैंडर्ड सारे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जो चीज़ें टेस्ट होने का चांस कम है वो क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। और जो क्लास में जो कंसेप्ट डिस्कस किए गए होंगे उसकी बेस पे आप इस काबिल होंगे कि उसको समझ सके। आपने उनको पढ़ लिया करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करना है। लेकिन हो सकता है वो एडिशनल रिसोर्सेज हम क्लास में डिस्कस ना कर पाएँ। क्यों ना कर पाएँ? क्या इस वजह से मैं पढ़ाना नहीं चाहता, इस वजह से कि आपने फीस पूरी नहीं दी? नहीं, ये वजह नहीं। क्या वजह है? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। वरना 4 घंटे की क्लास में आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो आपने इजी टाइम में रीड कर लिया करेंगे जी। तो एक चीज़ अगर आप कर सके तो आज या जब भी दिल करे, ICAP की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट होता है सिलेक्टेड ओपिनियंस। आपको पता है सिलेक्टेड ओपिनियंस? ICAP की वेबसाइट पे टेक्निकल रिसोर्सेज में जाके कहीं पे एक डॉक्यूमेंट आता है सिलेक्टेड। वो है क्या? बेसिकली हर प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत से इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। हर इशू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं होता, या हर इशू लॉ में डिस्कस नहीं हुआ।
हर इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो फिर ICAP से पूछते हैं बताइए इस बारे में क्या करें हम। ICAP की एक टीम होती है जो उनकी क्वेरीज को आंसर करती है, और जो उन्हें लगता है कि क्वेरीज ये अच्छी हैं, ज़्यादातर लोगों के काम आ सकती हैं, वो उनको हर साल एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना के इशू कर देती हैं। हर साल एक एडिशन आता है सिलेक्टेड ओपिनियंस का, नाम से जाहिर है सिलेक्टेड ओपिनियंस कि इश्यूज के ऊपर ICAP ने ओपिनियन दिया हुआ है। तो वो आप पढ़ लें, उसमें जब आप PDF की डॉक्यूमेंट होती है उसमें अकाउंटिंग का भी होता है, ऑडिट का भी, लॉ का भी, 3 सब्जेक्ट्स के इश्यूज डिस्कस किए होते हैं। उसमें ऑडिट वाला तो ज़रूर पढ़ें, लॉ और अकाउंटिंग छोड़ भी दे तो खैर ऑडिट के लिए। उसमें एक ओपिनियन एक मेंबर ने पूछा, उन्होंने कहा सर हमारा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, उसकी चंद एक ट्रांजैक्शन है, हम बड़ी आसानी के साथ उसकी 100% ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं, क्या हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दें? ICAP की टीम ने इसका जवाब दिया नहीं। रीज़न बताइए क्यों कहा होगा? उन्होंने कहा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से आप एक लिमिटेशन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी की लिमिटेशन तो मौजूद है ना, उसमें सारी ट्रांजैक्शन चेक कर लेंगे, बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे वेरीफाई करेंगे? वो तो नहीं वेरीफाई, तो मुस्तकिल सर याद करें, याद रखिएगा 100% ट्रांजैक्शन भी टेस्ट कर लें फिर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अदर इश्यूज भी कुछ आते हैं। अदर इश्यूज क्या हैं? अदर इश्यूज ये 3 एरियाज खास तौर पे ऑडिटर के लिए वेरीफाई करना मुश्किल होता है। कौन कौन से 3 एरियाज? रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं? कौन होती हैं? डायरेक्टर्स और एसोसिएटेड कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडी, बिल्कुल ठीक है। रिलेटेड पार्टी अच्छी है कि बुरी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी, ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्यों? ओखे सोखे वेले में काम आती है। भाई सब्सिडी डूब रही है, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, एंड पे फिर होल्डिंग कंपनी आती है, वो कहती है अच्छा कितने पैसे चाहिए ये लो। लेकिन अगर फ्रॉड करना हो उस सूरत में भी रिलेटेड पार्टी फेक सेल रिकॉर्ड कर देते हैं, कहते हैं हमने रिलेटेड पार्टी को सेल किया, रिलेटेड पार्टी भी कहती है हाँ हाँ सेल की है, तो फ्रॉड का। इसीलिए रिलेटेड पार्टी हमारे लिए एक हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू रहता है, इस वजह इसको वेरीफाई करना मुश्किल है। गोइंग कंसर्न फ्यूचर से रिलेट करते हैं, क्या मैं अगले साल में जिंदा रह पाऊंगा? किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या कंपनी अगले साल चल पाएगी? ये भी किसी को नहीं पता। हमने अंदाजे लगाने होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। देखना होता है गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये इशू मुश्किल होता है, क्यों? अगले साल से रिलेट कर रहा होता है ये एरिया गोइंग कंसर्न हमारा, और अगले साल क्या होगा अनसर्टन है। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि कुछ पता नहीं चलता कि क्लाइंट ने कौन कौन से लॉज की वायलेशन कर दे और बदले में हो सकता है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। कुछ लॉज तो ऐसे, ये जो स्टैंडर्ड है नॉन कंप्लायंस विद लॉज वाला, नंबर 250 रिलेटेड पार्टी 550, रिलेटेड पार्टी 550, गोइंग कंसर्न 570, हाँ नो क्लार, यही नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड 250 वाला बताता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, उनको तो आप पहचान लेते हो, कौन से? इनकम टैक्स के लॉज, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करते, सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह कंप्लायंस की कि नहीं किए, ठीक है। हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए, कॉलेज का मेडिकल कॉलेज का ऑडिट करने के लिए गए, वहाँ पे उनकी ऑपरेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतने बेड का हॉस्पिटल है ना, तो जब साथ में मेडिकल कॉलेज होगा ना, वो इतने स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं सिर्फ, ये कोई इस तरह की लिंकिंग होती है। और नॉर्मली ऑडिटर को ये जो ऑपरेशन से रिलेटेड लॉज एप्लीकेबल इनका नहीं पता।
हालांकि ये इतने अहम होते हैं, अगर इनकी वायलेशन करें तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। आपका ख्याल है पीआईए का जो ऑडिटर है वो पायलट्स की डिग्रियां चेक करता होगा, लेकिन उसकी वजह से कितना इफेक्ट हुआ, ठीक है, गोइंग कंसर्न पे भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती थी, ठीक है, अगर इस इशू को सही तरीके से मैनेज ना किया गया होता मुनासिब तरीके से। बहरहाल तो ये अदर इन इश्यूज की वजह से लिमिटेशंस है, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। भाई ये समझ आई आपको। और लिमिटेड, ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट स्कोप। हाँ, नमाज की हमने ये डिसाइड किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर तकरीबन 7:20 पे जमात है ना, 7:20 पे ब्रेक करेंगे, 7:35 तक आते आते आपको 7:40 हो जाएंगे, उसके बाद फिर टेम्पो 15-20 मिनट में नहीं बढ़ाए, तो हमने कहा थोड़ा सा टाइम मज़ीद बढ़ाए 7:45 तक, उस वक्त फिर नमाज ब्रेक, ताकि आप तसल्ली से नमाज़ पढ़ें और घरों को जाएं वापस ना। जब तक टाइम ये कोई 7:15 तक रहता है ना मगरिब का, तब तक हम ये रूटीन रखेंगे। जब इससे थोड़ा पीछे आएगा फिर ब्रेक देना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारी क्लास में कोई है भाईजान जो जमात करवा देंगे? चलिए, हाँ, कोई ना कोई ऊपर आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्लास ख़त्म होगी ना, इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ऊपर छत पे जगह है नमाज के लिए, तो वहाँ हम नमाज अदा करेंगे। इसके बाद कंसेप्ट स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिटर ने कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी हैं? हम कहे सर बहुत आसान, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है जिसका क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन याद रखें, हमारा जो ऑडिट होता है ये दो तरह के हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है? रिक्वायर्ड बाय लॉ। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। हमारा एक क्लाइंट था, जब मैं आर्टिकल्स में था, लिस्टेड क्लाइंट था, उसका ईयर एंड था 30 जून ईयर एंड। एक दूसरे क्लाइंट ने उस क्लाइंट के शेयर्स खरीदने थे। फ़र्ज़ कीजिए एबीसी कंपनी है जिसका ईयर एंड 30 जून था, डीईएफ ने एबीसी के शेयर्स खरीदने थे। डील हो रही थी ये कोई तकरीबन जनवरी के महीने में। तो डीईएफ ने एबीसी से कहा ऐसा कीजिए, शेयर प्राइस तब तक डिसाइड नहीं हो सकती जब तक हमें आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ ना पता चले, तो आप 31 जनवरी पे ईयर एंड क्लोज करें, 31 जनवरी डेडलाइन बनाएं और 31 जनवरी के ऊपर अपनी बैलेंस शीट बनाएं और पिछला 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी 7 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल के बजाय साल के दरमियानी कुछ हिस्से की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हों? बिल्कुल हो सकता है। क्लाइंट ने कहा था, जो डीईएफ ने, 31 जनवरी पे, ताकि 31 जनवरी में हमारे सामने सिचुएशन आए, हम बोली लगा सकें कि कितने में आपके शेयर खरीदने हैं। तो उस एबीसी ने 31 जनवरी पे एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उसका ऑडिट करवाया। फिर अच्छा मुझे बताइए, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून को उसका ऑडिट दोबारा हुआ। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये 31 जनवरी 2012 की बात है, तो 30 जून 2012 पे उसका ऑडिट दोबारा। बताइए 30 जून 2012 पे जो ऑडिट हुआ वो 5 महीनों का हुआ होगा कि पूरे साल का? क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है कि आपने पूरे साल की। अच्छा बताइए, जो 7 महीनों की फाइनेंशियल में बन के ऑडिट हुआ, ये स्पेशल, ये था उस इन्वेस्टर के लिए स्पेशल पर्पस हुआ होगा कि जनरल पर्पस? सोच के जवाब देना जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक यूजर के लिए बनी थी। अच्छा, उस यूजर्स की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डीएफ की आईएफआरएस के मुताबिक बनती थी, और उसने कहा इसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनाओ। था स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
लेकिन उसका फ्रेमवर्क IFRS क्या ऐसा पॉसिबल है बताया था ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, स्पेसिफिक यूजर भी कहते हैं कि अच्छा चलो IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला दो। कि हमने रिपोर्ट में एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ यूज किया, सोच के जवाब देना है। एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ यूज किया होगा, किया होगा कि नहीं? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? हाँ, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही यूज नहीं किया जब, तो एमसीओ मैटर भी नहीं। क्या अदर मैटर यूज किया होगा? 7 महीनों वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 7 महीनों वाले, हाँ किया। क्यों? ताकि बताइए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ उस एक्वायरर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है। क्या जो साल के बाद 12 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसमें अदर मैटर इंक्लूड किया होगा? क्यों? वो तो सबके लिए थी। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारी पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ना, उनकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट डिफरेंट था। जो लिस्टेड कंपनी थी वो ये मैं पहले बता चुका आपको, जो 7 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हमने किया था ना, उसका फॉर्मेट डिफरेंट था। रीजन बता सकते हैं क्यों? कंपैरेटिव दोनों में थे, लेवल ऑफ एश्योरेंस सेम था, दोनों ऑडिट थे, ये ज़हन में रखिएगा। लेवल ऑफ एश्योरेंस सेम था, दोनों ऑडिट थे। एक सेट नहीं, सारी फाइनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट था, 7 महीनों का भी। कैश बेसिस नहीं, IFRS के मुताबिक बनी थी। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। पाकिस्तान में जो कंपनीज हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं ना, ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। कैप 3 बिजनेस लॉ में पढ़ा था ना, हर कंपनी ने साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और इसका ऑडिट करवा के शेयर होल्डर्स को सबमिट करवानी। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। और जो 7 महीना का हमने किया नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या काम करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और किन चीज़ों का चेक करना है, और ख़ास तौर पे रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये लॉ ने दिया होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट का फॉर्मेट किसने दिया होता है? लॉ ने दिया होता है। और नॉन स्टैट्यूटरी ये लॉ ने, जो पाकिस्तान में है कंपनीज एक्ट। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने नहीं दिया। क्यों? रिक्वायर्ड बाय लॉ है ही नहीं। इसका फॉर्मेट हम कहां से उठाते हैं भला? हाँ जी, ISA 700। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट याद रखें, हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने दिया है, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें लॉ ने दिया है। दोनों में कुछ फर्क है। कौन सा फॉर्मेट कब यूज करते हैं? कौन सा फॉर्मेट कब यूज करते हैं? कौन सा? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो लॉ वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो ISA वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। पाकिस्तान में रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट हुई है, रिसेंटली तो नहीं, 2-3 साल हो गए। अब उन्होंने डिफरेंसेस काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ एक डिफरेंस बड़ा रह गया है कि पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट में लॉ ये कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो वेरीफाई करना ही करना है, उसके साथ 4 और चीज़ों को भी वेरीफाई करना है। वो आप लॉ में भी पढ़ते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ में, एक ISA 700 में है। ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो हमारा स्कोप लॉ हमें बताता है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो हमारा स्कोप हमें ISAs बताते हैं। जी, 7 माह के ऑडिट को इंटरिम ऑडिट कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंटरिम ऑडिट और चीज है,
क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चीज़ है, ठीक है। और 3 महीने 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनका अगर ऑडिट होता है ये और चीज़ है, इंटरिम ऑडिट नहीं कर। इंटरिम का मतलब सिर्फ ये होता है साल से पहले, बस। इंटरिम का मतलब क्या है, इंटरिम ऑडिट में भी क्या है, इंटरिम का मतलब क्या है, साल खत्म होने से पहले, ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होगी, जो साल खत्म होने से पहले 3 महीने 6 महीने वगैरह के लिए, ठीक है। तो इंटरिम उसे जो 7 महीने का ऑडिट था उसे इंटरिम ऑडिट नहीं, वो एक फुल फ्लैज ऑडिट था। इंटरिम नहीं, इंटरिम रिव्यू भी नहीं, ये गलत टर्म है इंटरिम रिव्यू। इसके बजाय सिंपल रिव्यू कह देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, वैसे हम प्रोफेशन में जो वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि साल से कम पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, 6 महीनों की होती है नॉर्मली, वो उनका रिव्यू करना है, ठीक है। इंटरिम पीरियड कह लें, इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड का मतलब साल से कम पीरियड है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी उस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाह रहा, वो जब हम रिव्यू एंगेजमेंट में जाएंगे ना तब देखेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी पीरियड की बन सकती हैं और उन पे कोई भी लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड हो सकता है। ये सिंपल कंसेप्ट है जो आपने पिक करना है। क्या भला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी पीरियड की बन सकती हैं, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने, और उन पे लेवल ऑफ एश्योरेंस कोई भी प्रोवाइड हो सकता है, लिमिटेड भी रीजनेबल भी, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा। 6 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बोलते जाएं जरा, कर सकते हैं। 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। जी, टाइम मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये रिव्यू वाले केस में जाएंगे, वरना अभी वो एक अलग से कहानी खुल जानी है। इंटरिम का मतलब क्या है, सिर्फ इतना से मैं आपको समझाया, साल से कम वाले पीरियड को कहते हैं, ठीक है। साल से कम वाले पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों जी, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा है। 7 महीनों का ऑडिट किया, क्या इसकी जो वर्किंग वगैरह की ट्रांजैक्शन तो वही होंगी ना, इनकम एक्सपेंस। 12 महीनों का जब अलहदा से ऑडिट किया, 12 महीनों का अलहदा से ऑडिट किया, अलहदा से जो ऑडिट हुआ था ना स्टैट्यूटरी, वो 5 महीनों का नहीं हुआ था, वो 12 महीनों का था। क्या इस 7 महीनों की वर्किंग को 12 महीनों में यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं। अगर हमारे इस साल में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन वगैरह है जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, पिछले साल का प्रीडिसेसर ऑडिटर अगर हमें अपने वर्किंग पेपर दे दे, क्या हम उनको यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम किसी और के वर्किंग पेपर को यूज कर, तो अपने को ही क्यों नहीं यूज करते, कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, इसमें पीरियड का कोई अमल था, मैंने कहीं पे भी पीरियड का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है पीरियड कोई भी हो सकता है, पीरियड कोई भी हो, हमने हमारे पूरे ऑडिट में इस चीज से कोई रेलिवेंस नहीं कि पीरियड क्या होगा। इस चीज से रेलिवेंस होती है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन में भी इस चीज की अहमियत होती है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, श्योरनेस है, नॉन श्योरनेस, एलिजिबल है, लिमिटेड है, और हमारे यूजर्स कौन हैं, किन के लिए हम काम, ठीक है, किस मकसद के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है। इन चीजों को सामने रख के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पीरियड इररेलेवेंट है, वो कोई भी हो सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछना भाई, पूछना, शाबाश शाबाश, नहीं पूछना। चलिए मेरा हाल है आज का फिर लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैं इंशाल्लाह आज बना दूंगा।
आपको कोई भी क्वेरीज हो, नोट्स वगैरह पढ़े उस वाले से कोई भी क्वेश्चन तो ज़रूर पूछें और ये ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, यार मैं इस सब्जेक्ट का गुरु नहीं हूँ, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी सीख रहे हैं मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कुछ पढ़ूंगा, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उससे शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, उसी तरह आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो आप शेयर करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ना, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भी लर्निंग होगी, मेरी भी लर्निंग होगी। तो आपके सर में कोई भी क्वेश्चन, इवन आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इवन आपको कोई प्रैक्टिकल इशू भी अगर आता है और आप पूछना चाहते हैं सर ये बताएं स्टैंडर्ड में ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, हमें ये मसला है, फैक्ट्स डिस्क्लोज ना करें, क्लाइंट का नाम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप वो भी पूछना चाहते हैं वो भी पूछें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा मैं पक्का हूँगा, जितना ज़्यादा मैं पक्का हूँगा उतना ज़्यादा मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली CFAP के स्टूडेंट मैंने देखा है, कैफ वाले स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा CFAP वाले स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते। तो मैं ग्रुप तो आपके बना रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि मुझे भी कुछ आपसे सीखने का मौका मिले, आप भी कुछ मेरे से सीख लें। फ़र्क ये होगा आप मेरे से सीखेंगे तो पैसे देंगे, मैं आपसे सीखूंगा तो मुफ्त में सीखूंगा, ठीक है जी। हाँ PDF व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा तो शेयर कर दूंगा, बिल्कुल शेयर कर दूंगा, ये शेयर हो गया। और कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, ये भी शेयर होगा। असल में यही माइंड मैप भी शेयर, माइंड मैप इसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं पूरे चैप्टर स्टैंडर्ड का बना के फिर शेयर करूंगा, कल या परसों में शेयर कर दूंगा। हाँ कल के लेक्चर के लिए कुछ पढ़ के आना नहीं, वो जो आपको बताया असल में रीडिंग होती है स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड। चूंकि हमारा ISA 200 अभी खत्म नहीं हो, जो मैंने आपको रीडिंग दी थी ना वो पूरे स्टैंडर्ड के लिए थी, ठीक है, वो एक लेक्चर के लिए नहीं थी, पूरे स्टैंडर्ड के। तो जब तक ISA 200 खत्म नहीं होगा आपके लिए वही रीडिंग वैलिड है, कल भी वही कर, ठीक है। लेकिन कल ये खत्म हो जाएगा। नॉर्मली हमारी रूटीन होती है एक दिन में एक स्टैंडर्ड कवर होता है, छोटे स्टैंडर्ड हो तो एक दिन में 2 भी कवर हो सकते हैं, नॉर्मली ये होगी। चूँकि अभी स्टार्ट है तो मैं खुद थोड़ा सा स्लो हूँ, 1-2 हफ्ते स्लो रहूँगा। जब बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर हम अपनी रूटीन के स्पीड पे आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।